हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर है आपके सेबी के एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स इन्होंने बोला है कि मेन इंजन रहा कॉर्पोरेट कैपिटल फॉर्मेशन का। अब आपको पता है प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि पहली बार अगर हमने अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट करे तो यहाँ पर कंपनी को जो फंड्स मिलेंगे इन्वेस्टर्स के थ्रू। इसके बाद इन्वेस्टर जब इन्वेस्टर्स को ही बेच रहे हैं ये शेयर्स, तो वो क्या है, कंपनी के पास पैसा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में प्राइमरी मार्केट होता है जब हम पहली बार अपने शेयर्स को या अपने बॉन्ड्स को या अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में लेकर आते हैं, इशू करते हैं। तो ये हमारे लिए यहाँ पर मेन इंजन बना कैपिटल फॉर्मेशन का, जिसमें कि ग्लोबल स्लो डाउन को हमने डिफाइन किया। टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन में कैपिटल जो रेस की गई अक्रॉस बोथ इक्विटी एंड डेट, प्राइमरी मार्केट्स यहाँ पर 14.2 लाख करोड़ आपके हिट करते हैं और मैसिव 35.2% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाता है। आगे आप देखेंगे हमारे पास में इक्विटी मार्केट एक्सप्लोजन। सो पब्लिक इक्विटी फंड रेज की जाती है, आईपीओस, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, राइट इश्यूज, जिसमें कि अनप्रेसिडेंटेड 2.1 लाख करोड़ की हमारे पास में ग्रोथ हुई है और मल्टीप्लाई किया 2.5 टाइम्स ओवर द प्रीवियस ईयर। ठीक है। सो हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी मार्केट एक्सप्लोजन है। ग्लोबल डोमिनेंस में आपका अर्नेस्ट यंग का ग्लोबल आईपीओ ट्रेंड्स 2024 इंडिया का पहला कंट्री बना ग्लोबली आईपीओ वॉल्यूम्स में फर्स्ट टाइम के लिए। जो ग्लोबल क्राउन यहाँ पर एक मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट शो करते हैं कि इंडियन कंपनीज अब यहाँ पर केवल बैंक्स के ऊपर ग्रोथ कैपिटल के लिए रिलाय नहीं कर रहे, सक्सेसफुली टैप कर रहे हैं डायरेक्टली इनटू द मैसिव पूल ऑफ डोमेस्टिक रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें अच्छे खासे फंड्स आ रहे हैं, पहली बात तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमें आ रही है और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आ रही है और ये इसको फैक्ट्री ऑफ कैपिटल क्रिएशन बोल रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि हमारे पास में इन्वेस्टर्स में रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों इन्वेस्टर्स हैं। इंटरमीडियरीज में मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और सेबी जो है वो इंश्योर करता है फेयर डिस्क्लोजर हो, हमारे कोई भी फ्रॉड या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना रहे, इक्वल एक्सेस दी जाए इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल फंड रेज हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, 14.2 लाख यहाँ पर आपका करोड़ का पूरा फंड रेज किया गया है। अगर हम देखें ग्रोथ 35.2 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हुई, तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हमें देखने के लिए मिलती है, इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन हाई है, रोबस्ट कैपिटल फॉर्मेशन ओवरऑल यहाँ पर होती है। सो इक्विटी मार्केट की बात अगर हम करें तो टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड रेजिंग में आप देखेंगे आईपीओ, यहाँ पर पहला जो हमारा पब्लिक इशू होता है, एफपीओ एडिशनल इशू होता है आफ्टर आईपीओ, राइट इश्यूज में हम ऑफर्स देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, राइट, एंड देन यहाँ पर क्यूआईपी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में हम सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स को ऑफर करते हैं। गाइस एक चीज याद रखना, इंटरव्यू में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक्स पूछे जाते हैं और वो बेसिक्स यहाँ पर आपकी क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, बड़ा चीजें आपसे नहीं पूछेंगे, वो उनको पता है आपको ऑलरेडी आती है, तभी आप यहाँ पर बैठे हो। ठीक है, चलो इक्विटी मार्केट बूम में की हाइलाइट्स 2.1 लाख करोड़ रेज किए गए, 2.5 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ और इंडिया यहाँ पर #1 ग्लोबली आईपीओ वॉल्यूम में रहा। अगर हम बात करें सेबी के पॉलिसी रिफॉर्म्स यहाँ पर, तो पॉलिसी ब्रेक थ्रू देखा गया, हमने रिवैम्प करा वॉलंटरी डीलिस्टिंग को। सो यहाँ पर फिक्स्ड प्राइस ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, आरबीबी हमारा थ्रेशोल्ड जो था वो 90% से कम कर 75% किया गया और एडजस्टेड बुक वैल्यूज को इंट्रोड्यूस किया। तो प्रमोटर्स अब एक फिक्स प्राइस यहाँ पर अपना ऑफर कर सकते हैं ताकि पब्लिक शेयर होल्डर्स से को बाई आउट कर सकें एज अ सिंपलर ऑल्टरनेटिव टू कॉम्प्लेक्स आपका आरबीबी मेथड। होल्डिंग कंपनी रूट की बात करें तो एक न्यू ऑल्टरनेटिव लिस्टिंग मैकेनिज्म लेकर आए, जिसमें कि लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज जो थी वो हमने क्रिएट की सिलेक्टिव कैपिटल रिडक्शन स्कीम्स के लिए। इसके बाद में यहाँ पर इजियर हमारे पास में आरबीबी काउंटर ऑफर्स आए, तो जो थ्रेशोल्ड है वो ट्रिगर करता है काउंटर ऑफर। सो यहाँ पर आप देखेंगे
एक हमारे पास आरबीबी प्रोसेस में जो थ्रेशोल्ड है वो 75% हो गया। जो फाइनल डीलिस्टिंग है वो केवल तभी सक्सीड करेगी अगर प्रमोटर की होल्डिंग 90% तक पहुंच जाती है। इसके अलावा फेयरर प्राइसिंग मैट्रिसेस में आप देखेंगे एडजस्टेड बुक वैल्यू जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, एक एडिशनल पैरामीटर, ताकि हम फ्लोर प्रोसेस को क्लियर यहाँ पर कैलकुलेट करें, एग्जाम्पटिंग पीएसयूज के लिए एडजस्टेड बुक वैल्यू नहीं थी। टाइमलाइन अलाइनमेंट में रेफरेंस डेट यहाँ पर जो हमारे पास फ्लोर प्राइस कैलकुलेट करना है, मिनिमम प्राइस, वो बोर्ड अप्रूवल डेट से इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट डेट की तरफ आपने वापस शिफ्ट कर दिया है, ताकि यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन ना की जाए बिफोर द बोर्ड ऑफिशियली मीट्स। पॉलिसी ब्रेक थ्रू सेकंड क्या हुआ, सो फास्ट ट्रैक किया गया है राइट इश्यूज को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब यहाँ पर राइट इश्यू को कॉम्पिटिटिव बनाया गया वर्सेस यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स की, सो जो टाइमलाइन है वो 317 डेज से 23 वर्किंग डेज किया गया था जैसा हमने देखा था। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जो राइट्स है वो इशू की जाएंगी कंप्लीटली, यहाँ पर कंप्लीट की जाएंगी 23 वर्किंग डेज में, जो पहले 317 डेज में हो रही थी। फिर रेड टेप कट में ये बोलते हैं कि अब यहाँ पर हमें दोबारा से ड्राफ्ट फाइल नहीं करना विथ सेबी, ठीक है, केवल एक्सचेंज के साथ में करना है, और मर्चेंट बैंकर्स का ऑप्शन रखा गया है। प्रमोटर्स रिनाउंस कर सकते हैं अपनी राइट्स कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के लिए, और मॉनिटरिंग एजेंसी यहाँ पर मैंडेटरी रहेगी ताकि फास्टर कैपिटल रेजिंग हो, बेटर इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन हो। सो अब आप यहाँ पर देखें कंपनीज को अब कोई भी ड्राफ्ट लेटर अपना ऑफर का सेबी के साथ फाइल नहीं करना, केवल इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज से लेना है, राइट। देन यहाँ पर ऑप्शनल मर्चेंट बैंकर्स, अगर कंपनी अपने इशू को कंप्लीट अगले न्यू 23 डे विंडो में कर लेती है तो एक मर्चेंट बैंकर को यहाँ पर अपॉइंट करना ऑप्शनल है। मैंडेटरी ओवरसाइट में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मॉनिटरिंग एजेंसी मैंडेटरी है सभी राइट इश्यूज के लिए, रिगार्डलेस की इशू साइज क्या है। एक्सपेंडेड स्कोप में स्मॉल राइट इश्यूज जो 50 करोड़ से कम है उनको हम आईसीडीआर फ्रेमवर्क के अंडर रेगुलेट करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो यहाँ पर आईसीडीआर और आपका एलओडीआर को हमने थोड़ा सा अपना हार्मोनाइज किया है, तो रिलैक्सेशंस को रिलैक्स किया गया है। स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर टाइमलाइंस जो थी अब यहाँ पर हमारे लिए रेदर इजियर कॉर्पोरेट कंप्लायंस टीम्स की तरफ हम जा रहे हैं। सो लिस्टेड एंटिटीज यहाँ पर एलओडीआर के लिए आप देखेंगे सिंगल फाइलिंग अपलोड करी जाएगी वन एक्सचेंज पर और ऑटो शेयर किया जाएगा सभी को। कंबाइंड रिपोर्ट्स में गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपकी इंटीग्रेट की जा रही हैं। एड्स ऑप्शनल है, कॉस्टली न्यूज़पेपर एड्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए अब ऑप्शनल हो गए हैं। इंसॉल्वेंसी रिलीफ में कंपनीज के पास में जो सॉल्वेंसी के लिए आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है ना, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो ये यहाँ पर अब 3 एक्स्ट्रा मंथ दिए जाएंगे जिसमें कि की मैनेजरियल पर्सोनल और बोर्ड की वैकेंसीज को फिल कर पाओ। तो सिंगल फाइलिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स रहेंगी, रिलैक्स किया गया डिस्क्लोजर टाइम्स को, और क्यूआर बेस्ड डिस्क्लोजर्स भी ये लेकर आए हैं। डिस्क्लोजर टाइमलाइंस में आप देखेंगे जो डिस्क्लोजर्स किए जा रहे हैं वो 3 घंटे के अंदर आपको करने होंगे ट्रेडिंग आवर्स के बाद में। लिटिगेशंस में डिस्क्लोजर्स आपको विद इन 72 आवर्स करने हैं जो कि आपके डिजिटल डेटाबेस में अगर ट्रैक हुए। टैक्स इश्यूज में केवल जो मटेरियल टैक्स लिटिगेशंस और पेनल्टीज लगी हैं वही आप यहाँ पर डिस्क्लोज करोगे, सब कुछ नहीं करोगे। पर्सपेक्टिव इशूअर्स में क्यूआर कोड एड्स, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्री इशू और प्राइस बैंड एड्स जो है वो मर्ज और एक्सेस क्यूआर कोड के थ्रू, तो जो इंटरेस्टेड होगा वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, उनको वहां पर वो वेबसाइट पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रो फॉर्मा डेटा, तो वॉलेंट्री प्रो फॉर्मा डेटा जो है उसकी जरूरत रहेगी। सो आप देखेंगे यहाँ पर अलाउ किया गया है मर्जर्स और एक्विजिशंस जो भी फंड किए गए हैं बाय आईपीओ। आपने कंपनी का आईपीओ निकाला ही इसलिए ताकि जो फंड्स आएंगे उनसे आप किसी कंपनी को मर्ज या अक्वायर कर पाओ, ठीक है। सो यहाँ पर ये बात होती है आपकी आईसीडीआर में प्रो फॉर्मा की। अब आते हैं आपके एसएआर्स में। सो एक सेकेंड, ये आपके लिए एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकते हैं विद एक्टिव स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, प्रोवाइडेड कि ये केवल एम्प्लॉइज को बिलोंग करे और फुल्ली एक्सरसाइज किए जाए बिफोर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। आईसीडीआर क्या होता है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो सेबी की रेगुलेशंस आई थी जिसमें कि यहाँ पर रेगुलेट कैसे करना था कैपिटल रेजिंग एक्टिविटीज को, ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करें और ट्रांसपेरेंसी लेकर आए मार्केट में, फाइन।
तो आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, ये सभी किसके अंडर आती हैं? ये आपके आईसीडीआर के अंडर आती हैं। फाइन। और एलओडीआर क्या होता है यहाँ पर? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, सॉरी ऑफ नहीं होगा, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर पर, डेट मार्केट, हाइब्रिड्स एंड की कॉर्पोरेट पॉलिसी अपडेट्स। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखना, एसएमई आईपीओ रिफॉर्म्स आए थे जिसमें कि फ्रॉड, डाइवर्जन, फेक रेवेन्यूज, ये सभी प्रॉब्लम्स थी, और सेबी ने यहाँ पर बोला कि जो प्रॉफिट रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आपके पिछले 3 साल में से किन्हीं 2 साल में जो प्रॉफिट है वो 1-1 करोड़ का होना चाहिए। फिर यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लिमिट 20% पर की गई, लॉक इन रूल्स यहाँ पर स्ट्रिक्ट किए गए, पब्लिक स्क्रूटनी की गई जिसमें बोला गया कि 21 डेज के अंदर आपको रेड हेरिंग पास प्रोस्पेक्टस यहाँ पर फाइल करना होगा, और केवल क्रेडिबल एसएमईज ही इसके थ्रू यहाँ पर मार्केट में एंटर कर पाएंगे। एक चीज और याद रखना, 320 कंपनीज ने आईपीओ फाइल किया था, मेन बोर्ड आईपीओ साइज 740 करोड़ रहा, पब्लिक इशू यहाँ पर 1.9 लाख करोड़ का रहा, राइट इशू में 67 था पहले, अब 142 हो गया है, 30% की ग्रोथ हो गई है, और सेक्टर लीडर्स में ऑटोमोबाइल 17.4% के साथ लीड कर रहे हैं। कंज्यूमर सर्विस में आप देखेंगे हमारे पास में अगेन ये सेकेंड नंबर पर लीड करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर और कौन से सेक्टर है बच्चों? फाइनेंशियल सर्विसेज भूल गए, तो यहाँ पर 11.4% वो भी सेक्टर लीडर रहा है। एसएमई मार्केट बूम हुआ, 241 लिस्टिंग्स हुई, 9,811 करोड़ रेस किए गए, और 167 टाइम्स यहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन हुआ, मैसिव डिमांड देखी गई। ठीक है, इसके अलावा क्यूआईपीज हुए थे, इंस्टीट्यूशनल रूट हमने अप्लाई की जिसमें 1.35 लाख करोड़ रेस किए गए, शेयर यहाँ पर 31.5% ऑफ इक्विटी फंड रेजिंग हुई, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देखी गई, 84,084 करोड़ रेस किए गए जो कि नियरली डबल हो गए थे। स्टॉक आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो कि आपका एग्जाम में या फिर आपके सॉरी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, एनजीओज और यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 14.8 करोड़ हमने रेस किए। फाइन, चलो नेक्स्ट आ जाओ आपका पार्ट बी, डेट मार्केट के ऊपर। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, फंड कितने रेस करे? 9.9 लाख करोड़, ग्रोथ कितनी है? 16.1% की यहाँ पर ग्रोथ है। ठीक है, तो सेबी ने यहाँ पर एग्रेसिव स्टेप्स लिए ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को यहाँ पर इतना ही एक्सेसिबल बनाया जाए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जितना कि यहाँ पर स्टैंडर्ड बैंक एफडीज और या फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सो 10,000 का फेस वैल्यू रिवॉल्यूशन लेकर आए जिसमें कि अब जो नए इशू हो रहे हैं प्राइवेटली वो आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 10,000 की फेस वैल्यू, अब आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए नहीं रहता, 10,000 रुपए भी आप इन्वेस्ट करोगे तो भी बात बन जाएगी। सो फेस वैल्यू यहाँ पर 1 लाख से 10,000 पर रिड्यूस की गई ताकि ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन हो। साथ में यहाँ पर यूपीआई मैंडेट लेकर आए, मैंडेटरी किया उसको, आपकी एप्लीकेशन जो कि 5 लाख रुपए या उससे कम अमाउंट के लिए है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके प्लेन वनीला होने चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, डिविडेंड बियरिंग, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होने चाहिए, और एक मर्चेंट बैंकर को आपको अपॉइंट करना है। बिगेस्ट डेट मार्केट रिफॉर्म था ये ईयर का, टिकट साइज 90% से स्लैश किया गया, और एक मैसिव पूल हम रिटेल और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए लेकर आए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अगर वो पब्लिक डेट इश्यूज के लिए अप टू 5 लाख रुपीज यहाँ पर अपना लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इंटरमीडिएरीज को यूज करना होगा यूपीआई ब्लॉक मैकेनिज्म को। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हाईली सक्सेसफुल आपका एएसबीए यूपीआई सिस्टम इक्विटी में आईपीओ में यहाँ पर देखा गया, एंड इसके अलावा इन्वेस्टर्स फंड जो थे वो सेफली ब्लॉक हो जाते हैं उनके खुद के अकाउंट्स में। यू नो वेरी वेल अबाउट एएसबीए, शायद एग्जाम में भी आया था ना क्वेश्चन। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, एक्सलरेटिंग, अच्छा जो लोग आईआईएफसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एएसबीए वो जो आपके पास फोन में मैंडेट आता है ना, अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया तो ये उसकी बात कर रहे हैं एएसबीए के लिए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, राइट। चलो, तो आपके अकाउंट से पैसे भी नहीं कटेंगे, जो भी सेविंग इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो वो भी करते रहोगे, और अगर यहाँ पर आपका आईपीओ मिल गया तो अमाउंट कट जाएगी, वो फिर पहुंच जाएगी कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी के थ्रू, अदरवाइज आपके अकाउंट में अब आप उसे यूज कर सकते हैं। एक्सलरेटिंग डेट कैपिटल रेजिंग, सो यहाँ पर आप देखेंगे सेबी ने स्लैश किया है वेटिंग टाइम अक्रॉस द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ डेट इशू, हेल्पिंग कॉर्पोरेट्स एक्सेस देयर रेज कैपिटल मच फास्टर। T+3 लिस्टिंग है, तो जो टाइमलाइन है हमारी लिस्टिंग पब्लिक सिक्योरिटीज की वो अब T+6 से T+3 वर्किंग डेज कर दी गई, ऑप्शनल है अभी के लिए, लेकिन बाद में ये नवंबर 1 2025 से
मैंडेटरी, तो अभी ये मैंडेटरी हो चुकी है, ठीक है। रिपोर्ट आपकी 2024-25 की है, 25-26 की आई नहीं है, ऑफकोर्स वो अब आएगी अगस्त में। कल तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड ही हुआ है। फास्टर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पीरियड आपका रिड्यूस हो गया 3 से 2 वर्किंग डेज में। प्राइस रिवीजन, अगर एक इशूअर रिवाइज करते हैं प्राइस या यील्ड मिड इशू, तो बिडिंग पीरियड यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है ओनली बाय 1 वर्किंग डे, ठीक है। क्विकर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंसेस, तो पब्लिक कमेंट करेगी, यहाँ पर पीरियड जो था वो आपका 1 दिन रिड्यूस किया गया ऑलरेडी लिस्टेड इशूअर्स के लिए, और जो नोटिस पीरियड था उसमें हम एक रिकॉर्ड डेट यहाँ पर कट करते हैं 7 से 3 दिन के लिए, जिसमें कि डेट मार्केट टाइमलाइंस को परफेक्टली इन सिंक लाते हैं विद इक्विटी मार्केट्स। ओवरहॉलिंग सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सो सिक्योरिटाइज डेट आपका वेरियस टाइप्स ऑफ डेट्स को पूल करते हैं, जैसे ऑटो लोन्स, मॉर्टगेजेस, इनको सेल करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह। से भी कंप्लीटली रिवैम्प करती है इस फ्रेमवर्क को बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए। 100% डिजिटल, यहाँ पर जितने भी एसबीआई इशुएंस हैं ट्रांसफर्स, वो अब आपके स्ट्रिक्टली डीमैट फॉर्म में होने चाहिए। और सेबी ने स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए हैं, मिनिमम टिकट साइज, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स और मिनिमम होल्डिंग पीरियड्स एंड लिक्विड फैसिलिटीज से रिलेटेड। ट्रस्टी गवर्नेंस में आप देखेंगे केवल सेबी रजिस्टर्ड डिबेंचर ट्रस्टीज जो हैं वो यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी काम करते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करते हैं। इन्वेस्टर एम्पावरमेंट में एसबीआई इन्वेस्टर्स के पास अब राइट है ई वोटिंग की, ऑफिशियली रजिस्टर करते हैं अपनी ग्रीवांसेस को सेबी स्कोर्स पोर्टल के थ्रू। सस्टेनेबल एंड म्युनिसिपल फाइनेंस अपग्रेड्स में सेबी पुश कर रही है कैपिटल टवर्ड्स क्लाइमेट गोल्स, हेल्प करेगी सिटीज को कि वो फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बने। तो यहाँ पर जो ग्रीन डेट का फ्रेमवर्क है वो हमने ब्रॉडन किया है ताकि सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स, अब ये ना अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक बार और डेफिनेशन अच्छे से रीड कर लेना इसकी, अंडर अ यूनिफाइड ईएसजी डेट सिक्योरिटीज अम्ब्रेला, ओके। तो यहाँ पर ईएसजी बॉन्ड्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें कि हमारा फोकस सस्टेनेबल फाइनेंस की तरफ रहेगा। सो फास्टर प्रोसेसेस हैं, लिस्टिंग में T+6 था, अब न्यू T+3 है, सब्सक्रिप्शन में आपका 2 दिन रहेगा, पब्लिक कमेंट्स में 1 से 5 दिन। डिजिटल पुश, क्यूआर बेस्ड डिस्क्लोजर्स हैं, ऑनलाइन एड्स अलाउ किए गए हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड्स में हमारा एक एमर्जिंग एरिया है, अर्बन इंफ्रा के लिए यूज करते हैं। न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया और अवेयरनेस इनिशिएटिव जो हैं वो हमने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो म्युनिसिपल बॉन्ड इकोसिस्टम में एनएससी एक डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लेकर आए हैं जिसमें कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स की यील्ड, क्रेडिट रेटिंग, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को हम ट्रैक करेंगे। सेबी और एनआईएसएम ने एक ई लर्निंग कोर्स यहाँ पर अपना लॉन्च किया है ताकि लोकल अर्बन ऑफिशियल्स को ट्रेन करें कि कैसे सक्सेसफुली म्युनिसिपल बॉन्ड्स को वो इशू कर सकते हैं ताकि सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करें, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से पैसा ना लेना पड़े। प्रैग्मेटिक रिफॉर्म्स टू ईएसजी डिस्क्लोजर्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में ईएसजी रिपोर्टिंग रिलैक्स की गई, ग्रीन क्रेडिट्स इंट्रोड्यूस किए गए, वैल्यू चेन रिपोर्टिंग सिंप्लीफाई की गई, ठीक है। इसमें आप देखना सबसे पहले कॉर्पोरेट इंडिया ने पुश बैक किया है अगेंस्ट द इमेंस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, जिसमें कि हम कार्बन फुटप्रिंट अपने हर टाइनी सप्लायर के ट्रैक करते हैं। सेबी रिस्पॉन्ड करता है हाईली pragmatic business friendly relaxation, business responsibility and sustainability reporting framework की तरफ। डेफर्ड टाइमलाइंस में स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ईएसजी डिस्क्लोजर्स के लिए, एक कंपनी की एंटायर वैल्यू चेन यहाँ पर पुश बैक की गई बाय ईयर विद एक्सटर्नल अश्योरेंस डिले टू 26-27। वॉलेंट्री वर्सेस मैंडेटरी में आप देखेंगे डिस्क्लोज किए गए ईएसजी मैट्रिसेस को वैल्यू चेन पार्टनर्स के लिए, और अब ये पूरा का पूरा आपका वॉलेंट्री है, ऐसा नहीं है कि आपको ईएसजी मैट्रिसेस यहाँ पर डिस्क्लोज अगर नहीं करना तो वो मैंडेटरी रहेगा। तो स्ट्रिक्ट कंप्लाई और एक्सप्लेन मैंडेट जो है वो हटा दिया गया। स्कोप की बात करें, कंपनीज को अब केवल अपने टॉप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स की तरफ देखना है जो कि 2% या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं परचेज या सेल्स में, कैप की गई है 75% ऑफ देयर टोटल वैल्यू चेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा जो आपका स्कोप है उसको भी कम करा है ताकि यहाँ पर जो लार्ज लिस्टेड कंपनीज हैं वो अब हैवी एक्सपेंसिव ईएसजी कंप्लायंसेस अपने स्मॉल अनलिस्टेड एमएसएमई सप्लायर्स के ऊपर ना थोपें। असेसमेंट ओवर अश्योरेंस से भी यहाँ पर अलाउ करता है थर्ड पार्टी असेसमेंट, एक स्लाइटली लेस रिगरस, मोर अफोर्डेबल इवैल्यूएशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम्स के अकॉर्डिंग है, रेदर देन कि हम फुल ब्लोन एक्सपेंसिव ऑडिट अश्योरेंस यहाँ पर डिमांड करें। रीडिफाइनिंग हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी,
सो HVDLE एक कंपनी है जो कि लिस्ट नहीं कर रही अपनी इक्विटीज को स्टॉक मार्केट पर, रेदर लिस्ट कर रही है एक मैसिव अमाउंट डेट का। अब ये यहाँ पर हैवीली बोरो करते हैं पब्लिक से, सेबी यहाँ पर इनको स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स पर लगाती है। सो जो थ्रेशोल्ड है वो यहाँ पर HVDLE माना गया है, डबल हुआ है 500 करोड़ से 1000 करोड़ की तरफ आउटस्टैंडिंग लिस्टेड डेट के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास में अलग अलग चेंजेस आए हैं। देखो सबसे पहले तो ये याद रखना, प्रमोटर्स अब यहाँ पर ऑप्ट आउट कर रहे थे पहले, वो एक्सक्लूड कर दिया गया। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई, ओपन मार्केट बाईबैक्स जो थे उनको फेज आउट कर दिया जा रहा है 2025 से। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में ओपन ऑफर्स देखे गए थे 71 एंड बाईबैक्स यहाँ पर जो था वो थोड़ा कम हुआ था, थोड़ा नहीं काफी कम हुआ था। इसके लिए मैंने एक एडिटोरियल भी आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से बायबैक से रिलेटेड जो हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह लगा रही है और जिस तरह से इन चीजों पर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो वो 7,987 करोड़ आपका हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो थ्रेशोल्ड है वो आपका 500 करोड़ से यहाँ पर 1000 करोड़ कर दिया गया आउटस्टैंडिंग लिस्टिंग डेट के लिए। लिस्ट रेस कर सेबी ने फ्री किया मीडियम साइज डेट इशुअर्स को फ्रॉम हैवी इक्विटी लाइक कंप्लायंस बर्डन्स। चेकिंग प्रमोटर सिफर्निंग, तो यहाँ पर सिफर्निंग जो हो जाती है HVDLE की हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटेड पार्टी शेयर होल्डिंग में। देखो इसमें क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई कंपनी और वो चाहती है कि वो एक मटेरियल सिग्निफिकेंट यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करे, तो उसमें इसको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा डिबेंचर ट्रस्टी से। ओनली तब यहाँ पर अगर शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रमोटर्स ना पैसा जो है वो अपने खुद के रिलेटेड कंपनीज में ही ट्रांसफर कर देते हैं और इससे क्या होता है अपने खर्चे को तो वो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा देते हैं या फिर जो अनप्राइज्ड एसेट्स है वहां पर खर्चा दिखा देते हैं और फंड्स की सिफोनिंग हो जाती है। तो अगर कैश आपका बाहर जा रहा है तो कंपनी माइट भी बॉन्ड्स के ऊपर डिफॉल्ट कर दे। तो इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर होल्डर्स को ये पावर दी गई है डिबेंचर ट्रस्टीज को। ठीक है, समझ में आ गया इस तरीके से ये काम करता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर अब आप देखेंगे ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटेड पार्टी शेयर होल्डिंग, अगर कोई भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है तो एक NOC लगेगा, उसके बाद ही शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव करेंगे। तो मैसिव प्रोटेक्टिव मोड बनाइए बॉन्ड होल्डर्स के लिए ताकि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं अनलिस्टेड कंपनीज के वो रिलेटेड पार्टी डील्स को यूज कर अपने कैश जो है वो सिफॉन ना करें आउट ऑफ द कंपनी, वो जो कि यहाँ पर आपका कंपनी को आपके शेयर बॉन्ड होल्डर्स को फिर पैसा ही ना मिले, डिफॉल्ट हो जाए। ईजिंग कॉर्पोरेट बाईबैक्स, जो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि बाईबैक्स यहाँ पर आपके ईज आउट कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग बाईबैक पीरियड कंपनीज जो है वो शेयर्स इशू कर सकती है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए, ईसॉप्स के लिए और बाकी जो प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं, लेकिन इन्हें अपफ्रंट डिस्क्लोज करना होगा। तो मान लो कोई कंपनी है ABC लिमिटेड और वो बाईबैक अनाउंस कर रही है और इसके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी हैं, तो बॉन्ड होल्डर्स कन्वर्ट करेंगे डिबेंचर्स को पहले इक्विटीज में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस बाईबैक। तो कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि पहले यहाँ पर ये था कि ये अलाउड है भी या नहीं है, अब ये बोल रहे हैं कि देखो अलाउड तो है लेकिन ऑब्लिगेशन आपकी एक तो पहले से एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरा जो डिस्क्लोजर्स हैं वो प्रॉपरली करने हैं आपको। तो अगर ये रूल नहीं था तो कंपनीज यहाँ पर बाईबैक रूल्स और लीगल ऑब्लिगेशंस के बीच में फंस जाती थी। अब यहाँ पर एक स्मूथ कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए मिलती है। समझ में आ गया? तो अगर एक प्रमोटर यहाँ पर चूज करते हैं नॉट टू पार्टिसिपेट इन अ कंपनी शेयर बाईबैक, उनके शेयर्स अब यहाँ पर ऑफिशियली एक्सक्लूड किए जाते हैं एंटाइटलमेंट रेशियो कैलकुलेशन से। ये मैथमेटिकल ट्वीक यहाँ पर आपका एक्सेप्टेंस रेशियो पब्लिक डिटेल शेयर होल्डर्स के लिए बढ़ा देता है। कन्वर्टेबल ऑब्लिगेशंस में कंपनीज अब लार्जली लीगली परमिटेड हैं कि वो शेयर्स यहाँ पर इशू करें ताकि एग्जिस्टिंग कन्वर्टेबल ऑब्लिगेशंस को ऑनर करें ड्यूरिंग एन एक्टिव बाईबैक पीरियड और प्रोवाइड करेंगे अपना यहाँ पर इसको डिस्क्लोज करेंगे अपफ्रंट। आ गया क्लियरली समझ में? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंडरी मार्केट में बोलते हैं कि देखो सेकेंडरी मार्केट सबसे पहले तो होता क्या है, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज है उन्हें ट्रेड किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर BSE NSE पर आपको पता ही है ये सारे काम होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया का जो सेकेंडरी मार्केट है अगर हम ये देखें 5th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट है हमारे पास ग्लोबली, 19.2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, 5452 कंपनीज लिस्टेड है ऑलरेडी BSE पर और 10.5% का हमारा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया 15 साल के अंदर।
सो पहले हमारे पास में केवल रिच इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब यहाँ पर कोई भी मोबाइल प्लस एप्लीकेशन के साथ अगर है तो इन्वेस्ट कर सकता है, थैंक्स टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपीआई और डिस्काउंट ब्रोकर्स। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैश मार्केट है हमारे पास में कोर पार्ट, ठीक है, इसमें डायरेक्ट पे आउट होता है टू डीमैट अकाउंट। अब आगे देखो, सो यहाँ पर ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स इंडिया का जो सेकेंडरी मार्केट है वो ट्रांसफॉर्म हुआ आपका ग्लोबल बेहेमोथ ड्रिवन बाय अ मैसिव सर्ज इन रिटेल एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। ग्लोबल रैंकिंग में मार्च 2025 तक इंडिया की जो रैंक है वो 5th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट थी ग्लोबली बाय मार्केट कैप। इसके अलावा जो स्केल है मार्केट का वो आप देखेंगे अस्टाउंडिंग 19.2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स आपके एक्टिव हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होस्ट करता है 5452 कंपनीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज सिंगल एक्सचेंज पर ग्लोबली देखी जाएंगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडियन इक्विटीज यहाँ पर एक रोबस्ट 10.5% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पंप करते हैं रिकॉर्ड 6 ट्रिलियन इनटू द मार्केट इन 2024-25, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए मार्केट जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है ब्रोकर लेवल पर। टॉप 100 ब्रोकर्स अकाउंट करते हैं फॉर ओवर 90% एनुअल कैश मार्केट टर्नओवर एस बोथ एनएससी और बीएसई के ऊपर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे देखो कैश मार्केट इक्विटी की पॉलिसी डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रही हैं। सो यहाँ पर एक डायरेक्ट पे आउट तो हमारे डीमैट अकाउंट में पहले क्या था, शेयर्स फिर ब्रोकर पूल अकाउंट में जाते थे, देन क्लाइंट के पास जाते थे, अब डायरेक्टली क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में पहुंच जाते हैं, राइट। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ब्रोकर का जो मिसयूज वाला रिस्क था वो खत्म हो गया और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसके अलावा यूपीआई ब्लॉक मैकेनिज्म आपको पता है बहुत अच्छे से। तो वहां पर क्या है, हमारे पास जो पैसा है हमारे बैंक में ही रहता है, केवल ब्लॉक होता है, ट्रांसफर नहीं होता। तो आप अपने ब्लॉक मनी के ऊपर भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, कोई भी ब्रोकर्स के थ्रू मिसयूज नहीं हो रहा। तो ये आपका आईपीओ एएसबीए की तरह ही काम करता है, राइट। तो यहाँ पर सेबी का जो प्राइमरी फोकस है कैश मार्केट में वो क्या है, एलिमिनेट करना ब्रोकर लेवल रिस्क को, और सेटलमेंट यहाँ पर फंड्स और सिक्योरिटीज की स्पीड अप करना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस क्रेडिट करते हैं परचेज शेयर्स को डायरेक्टली क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में, और यहाँ पर बाईपास करते हैं ब्रोकर का पूल अकाउंट। तो ये फिजिकली यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं रोग ब्रोकर्स को कि वो इलीगली प्लेज ना करें या ट्रांसफर यहाँ पर डिले ना करें। यूपीआई ब्लॉक जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर जैसे आईपीओ में होता है, अब आप यूपीआई यूज कर फंड्स को ब्लॉक करो अपनी खुद के अकाउंट में, और क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स को मैंडेट किया गया है कि वो ऑफर करेंगे इसको, या फिर एक 3-in-1 अकाउंट हो। टी प्लस नॉट सेटलमेंट आपका एक्सपेंशन किया गया है। सो अब यहाँ पर ऑप्शनली बोला गया है कि अगर कोई भी जैसे मान लो आपके पास में आपका ब्रोकर वगैरह सब रेडी है, तो हमारे पास सेम डे सेटलमेंट हो जाएगा, जो कि मैसिवली एक्सपेंड हुई है 25 स्क्रिप्ट से टू 500 स्क्रिप्ट बाय मार्केट कैप। इसके अलावा एल्गो ट्रेडिंग की बात की गई है रिटेल के लिए। सो सेबी ने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया कि वो ब्रोकर प्रोवाइडेड एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करें और स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स यहाँ पर मीट हो। प्राइसिंग एंड सर्विलांस रिफॉर्म्स में टाइमिंग आईपीओ के लिए और रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए ट्विक की गई है, एनहांस करें सर्विलांस टू स्टॉप फॉल्स डिमांड क्रिएशन। होल्डिंग कंपनीज एक स्पेशल कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है करेक्टली। यहाँ पर प्राइस जो अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हेल्प करते हैं, यहाँ पर जो आप देखेंगे ट्रेड करेंगे बिलो देयर बुक वैल्यू। सो बेसिकली ओवरऑल हो क्या रहा है, अब हमारे पास में सबसे पहले तो जो बोरो कर सकते हो आप मनी को ताकि ट्रेड करो। सो कैश मार्जिन भी अब यहाँ पर रीयूज की जा सकती हैं। आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे, ब्रोकर ने यूज करे और यहाँ पर एक मार्जिन इसकी तरह इसको यूज कर सेटलमेंट किया, तो कोई एक्स्ट्रा कोलेटरल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कॉल ऑप्शन होता है जिसमें कि रैंडम क्लोजिंग आपकी लास्ट 10 मिनट्स में कर सकते हैं। तो आईपीओ लिस्टिंग डे मान लो, फेक ऑर्डर्स यहाँ पर अर्लियर क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अब पहले तो ये होता था, अब क्या होगा, अब यहाँ पर रैंडम क्लोजर होता है, तो मैनिपुलेशन रिड्यूस हो गई है। स्पेशल कॉल ऑक्शन के अंडर यहाँ पर मार्केट प्राइस जब बुक वैल्यू के बराबर नहीं है, कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपीज है, मार्केट प्राइस 60 रुपए है, तो स्पेशल ऑक्शन यहाँ पर प्राइस करेक्शन में हेल्प करेंगे। टी प्लस नॉट जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, सेम डे सेटलमेंट होगी, तो यहाँ पर अकाउंट में आपका पैसा भी सेम डे आ जाएगा, उसको आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं
वो एल्गोरिथम सेफली यूज कर सकते हैं। तो ऑटो बाय अगर आपका प्राइस 100 रुपीज से कम है, ऑटो सेल अगर प्राइस 120 से ज्यादा है, तो इसको अब आप एल्गो ट्रेडिंग को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेफ गार्ड्स एड हो गए और डिफाइंड रोल ब्रोकर्स का, वेंडर्स का बताया गया है। एंड अगर इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, कोई भी ट्रेडिंग 30 डेज में नहीं हुई है, तो फंड्स रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अगर आप मान लो अभी ट्रेडिंग बंद कर देते हो, तो ब्रोकर्स को आपके फंड्स को सेटल करना होगा। समझ में आ गया। एंड डीमेट अगर यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो वो भी अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई फैमिली बिजनेस है, तो वो अब यहाँ पर बॉन्ड्स को ज्वाइंटली होल्ड कर पाएंगे। आगे समझ में। तो ब्रोकर्स अब यहाँ पर क्लाइंट कैश यूज कर कर इसको एज कोलेटरल मेंटेनेंस मार्जिन यूज कर सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज के लिए। और फंड्स जो क्लाइंट्स के लिए हैं, वो अगर इनएक्टिव है अकाउंट 30 दिन के लिए, तो फिर यहाँ पर फोर्सफुली सेटल कर दिया जाएगा। बेसिकली आपके डीमैट अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, आपने 1 महीना हो गया कोई भी ट्रेडिंग की नहीं है, तो वो डीमैट अकाउंट से पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है। डेरिवेटिव्स मार्केट कूलिंग द स्पेक्यूलेशन। अब यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे, सबसे पहले तो कुछ आपके एग्रेसिव स्टेप्स लिए गए ताकि एक्सप्लोसिव स्पेक्युलेटिव रिटेल ट्रेडिंग ऑप्शंस में यहाँ पर कर्ब की जाए। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग क्या है कि हमने छोटा मोटा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में यहाँ पर ट्रेडिंग की, अब उससे क्या होता है, यहाँ पर आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है। सो इक्विटी डेरिवेटिव्स में ऑर्डर अक्टूबर 1 क्रैकडाउन, सेबी ने एक 6 पॉइंट का प्लान लॉन्च किया ताकि एक्सपायरी डे में जो गैम्बलिंग होती है उसको यहाँ पर क्लोज कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने क्या क्या 6 पॉइंट्स बोले हैं। अपफ्रंट कलेक्शन होगा ऑप्शन प्रीमियम्स का, वो जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के लिए आप प्रीमियम पे करते हो। कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट, यहाँ पर एक्सपायरी डेज पर जो हो रहा था उसको रिमूव किया गया। इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी, पोजीशन लिमिट्स की रिकैलिबर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को यहाँ पर इनको लार्जर ज्यादा एक्सपेंसिव बनाएंगे ताकि स्मॉल रिटेल स्पेक्युलेटर्स को डेटर किया जा सके। एक डेटरेंस क्रिएट करना है। रैशनलाइजेशन होगा वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव्स का, एक्सचेंजेस जो है वो केवल एक वीकली एक्सपायरी पर वीक यहाँ पर देंगे। एनहांस टेल रिस्क कवरेज होगा एक्सपायरी डे ऑप्शंस में। सो लिमिट ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए रेज की गई है हायर ऑफ 7,500 करोड़ या फिर 15% ऑफ मार्केट ओपन इंटरेस्ट। तो जो भी हायर होगा उसको लिया जाएगा। तो ये अब यहाँ पर बेस्ड ऑन प्रीवियस डे का जो भी ओपन इंटरेस्ट था उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ना कि सेम डे का ओपन इंटरेस्ट। देखो थोड़ा प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ये थी कि डेरिवेटिव्स में जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, 9 इन्वेस्टर्स 10 में से, ठीक है, 9 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स वर लूजिंग देयर मनी बिकॉज ऑफ एक्सेस स्पेक्यूलेशन. So SEBI said that we are actually going to collect upfront premiums and we are going to put a limit on positions, right? And also we will be working on expiry date trading so that it can be reduced. Now, earlier people were gambling heavily on expiry days and now restrictions have reduced this risk को। समझ में आ गया? तो ये सारी सीन आपका चल रही है। Now commodities and currency derivative में तो आपके पास मेजर कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, तो ये इनमें क्या हो रहा है, गोल्ड राइज करता है तो सेफ हैवन डिमांड होगी। 2025 के ट्रेंड में गोल्ड जो है वो 34% ऊपर गया, सिल्वर 33% गई और क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए थे। करेंसी डेरिवेटिव्स में हमारे पास केवल हेजिंग अलाउड थी, आरबीआई का रूल था। तो इंपोर्टर्स क्या करते थे, वो डॉलर रिस्क को हेज कर लेते थे और स्पेक्यूलेशन जो थी वो रिड्यूस हो गई। तो मार्केट का टर्नओवर भी 84% से कम हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब आप देखेंगे 4 एक्सचेंजेस को, बीएससी, एमएससी, एमसीएक्स, देन एनसीडीएक्स एंड देन एनएससी, इनको हमारा सेबी रेगुलेट करता है। ट्रेडिंग होती है 23 एग्रीकल्चर और 11 नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में। मिनिमम स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड जो है वो रिड्यूस हुआ 5 से 3 वर्किंग डेज की तरफ और फास्टर सेटलमेंट। वेयर हाउस इंस्पेक्शंस रिड्यूस किए गए टू वंस अ ईयर ताकि कंप्लायंसेस को ईज किया जा सके। करेंसी ट्रेडिंग में बीएससी, एमएससीआई, एनएससी, ये ट्रेडिंग आपका 4 आईएनआर बेस्ड पेयर्स में यहाँ पर ऑफर करते हैं और 3 मेजर क्रॉस करेंसी पेयर्स में। ब्रोकर्स एंड सुपर एप्स की बात करें तो डिजिटल लीप लॉन्च किया गया फरवरी 2025 में, जिसमें कोलैबोरेशन किया एनएसडीएल, सीडीएसएल और सेबी के साथ। सुपर ऐप यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक सिंगल कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड देता है, ठीक है, जिसमें कि हम व्यू करेंगे सभी सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स अक्रॉस एवरी ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी दे यूज।
अब ब्रोकर ट्रेडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप देखेंगे सेबी और आरबीआई यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाए ताकि ट्रेड कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ब्रोकर्स को एक सेपरेट बिजनेस यूनिट क्रिएट करनी होगी, इंश्योर करेंगे रिस्की इक्विटी मार्केट एक्टिविटीज टोटली रिंग फेंस्ड है फ्रॉम देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग। ठीक है, तो हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, अब आपको इतना समझ में आ गया कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैंडल करते हैं जितना भी क्लियरिंग और सेटलमेंट है। आप शेयर्स बाई करते हो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंश्योर करते हैं कि भाई आपको पैसा मिले, आपको शेयर्स मिले। ठीक है, जब आप शेयर्स खरीदते हो तो शेयर्स मिले और जब आप बेचते हो तो आपको पैसा मिले। तो यहाँ पर हमारे पास में इन्हीं चीजों से रिलेटेड बात की गई है। अब नेक्स्ट आपके मार्केट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में, सॉरी इंस्टीट्यूशंस में आप देखेंगे एग्जैक्टली होते क्या है। ये बैकबोन माने जाते हैं सिक्योरिटीज मार्केट के, ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग। तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का काम करते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में सेटलमेंट का, डिपॉजिटरीज में होल्डिंग सिक्योरिटीज का। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे एक्सचेंज है तो ये आपके लिए किसके बराबर होगा, अगर मैं एक अमेजोन के डिलीवरी सिस्टम से इसको समझूं तो अगर एक्सचेंज का रोल है अमेजोन वेबसाइट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में पेमेंट और लॉजिस्टिक्स और डिपॉजिटरी में वेयर हाउस का काम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एससीसीसी रेगुलेशंस आई 2018 में एक्सचेंज और क्लियर कॉर्पोरेशन के लिए और डिपॉजिटरीज के लिए डी एंड पी रेगुलेशंस आपकी आई थी। तो आपके पास में एनएससी जैसे है वैसे ही एससीसीसी और एनएसडीएल जैसे है वैसे ही डीएनपी काम करेगा। तो कैटेगरीज क्या क्या है ओनरशिप के लिए, एलिजिबल एंटिटीज 15% की लिमिट रखते हैं और बाकी सभी यहाँ पर 5% की। तो अगर एक कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तो मैक्सिमम 15% तक कर सकती है, और अगर एक इंडिविजुअल है तो वो 5% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ना हो और न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाए। तो अब इंडिया में एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स और सीएससी ये कुछ मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सो आईसीएक्स जो है इसका रिकॉग्निशन तो विड्रॉ कर लिया गया था, एमएससीआई का रिन्यू किया गया है 1 साल के लिए, और सीएससी जो है उसकी एग्जिट हो रही है अभी, तो वो अंडर प्रोसेस है। अब अगर आप शेयर्स बाय करते हो तो जो ट्रेडिंग है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होगी। ओनरशिप इन साइड देखे तो इंडिविजुअल्स डोमिनेट करते हैं एमएससीआई और एनएससी एनसीडीएक्स को। तो यहाँ पर डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में जो सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, गारंटी होते हैं ट्रेड्स में, ये सारी चीजें हैं। तो इंडिया में आपके पास कौन कौन से हैं, एक तो इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, फिर एनएससी का क्लियरिंग लिमिटेड है, नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड है, एमसीएक्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो यहाँ पर एक और हमारे पास एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड है जो इसका पर्पस यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड है। सो अगर आप शेयर्स बाय करते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं एक्सचेंज पर, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बायर्स को शेयर्स मिले और सेलर को पैसा मिले, इन चीजों को यहाँ पर देखता है। तो सीसी आपका रिस्क एक्सपोजर यहाँ पर एब्जॉर्बर कहलाता है। तो अब आप देखेंगे ये 5 एक्सचेंजेस है हमारे पास में, एंड ये आपके दोनों पब्लिकली लिस्टेड है। आईसीएक्स जो है इसका रिकॉग्निशन विड्रॉ कर लिया गया, ये अभी अंडर एग्जिट है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस में हमारे पास ये सभी होली ओन्ड है। एएमसी रेपो क्लियरिंग जो है वो यहाँ पर लिमिटेड पर्पस के लिए, सीसी स्पॉन्सर्ड बाय म्यूचुअल फंड एएमसीज, यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ताकि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्लियरिंग को हैंडल करे। अब आओ डिपॉजिटरीज के ऊपर। तो इंडिया में सीडीएसएल और एनएसडीएल 2 डिपॉजिटरीज हैं, सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं डीमैट फॉर्म में, ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप। तो जब आप शेयर्स बाई करते हो इनको आप डीमैट अकाउंट में सीडीएसएल या एनएसडीएल के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टोर करते हो। सो सीडीएसएल क्या है, इंडिविजुअल्स डोमिनेट करते हैं और एनएसडीएल में बैंक्स डोमिनेट करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे पॉलिसी डेवलपमेंट्स होती है, रैशनलाइजेशन कमिटीज का होगा, एमसीएस जीएफसी को रीनेम किया गया मेंबर कमिटी। तो यहाँ पर कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डीमैट फॉर्म में ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड करते हैं, ठीक है, वाया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ओनरशिप की बात करें तो एनएसडीएल आपका 100% डोमेस्टिकली ओन्ड है। इन कॉन्ट्रास्ट सीडीएसएल जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बेस लेकर चलती है इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स का। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें आपका फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव चेंजेस। सो पहले क्या था, ऑटोमेटिक पेनल्टी लग जाती थी एमडीएस सीटीओ के ऊपर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। अब यहाँ पर केस बेस्ड पेनल्टी लगती है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में पहले जो इवैल्यूएशन होती थी वो आपकी हर 3 साल में होती थी, तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज चेक करती रिस्क मैनेजमेंट कितना है, गवर्नेंस कितना है। ठीक है, अभी भी 3 साल ही है लेकिन अच्छे से करते हैं इसको। इंटरनल इवैल्यूएशन में जो एमआईआईज हैं वो सेल्फ इवैल्यूएट करती हैं, रिपोर्ट करती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ऑपरेशन, कंप्लायंस, इन्वेस्टर ग्रीवांसेस, इन पर इनका फोकस रहता है।
और हमारे पास में LODR फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरीज को अपॉइंट करना होता है। तो अगर मान लो किसी ने शेयर होल्डिंग लिमिट एक्सीड कर दी तो वोटिंग राइट्स यहाँ पर फ्रीज कर दी जाएंगी। कोलैटरल्स में डिफाइन किए जाते हैं एक्सेप्टेबल कोलैटरल क्या रहेंगे, हेयर कट सप्लाई किए जाते हैं। हेयर कट्स क्या होता है कि मार्केट में थोड़े बहुत वॉलिटिलिटी की वजह से प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम डाउनवर्ड चेंजेस या हमें लॉस हो सकता है वैसा सोचकर कुछ हेयर कट लगाते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है जो कि ऑफ कोर्स इज नॉट इन योर सिलेबस, तो बेसिक समझ लो बस। इसके अलावा गवर्नेंस स्ट्रेंथनिंग में पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स होते हैं, विजिल ब्लोअर पॉलिसी, रिपोर्टिंग सिस्टम, तो ओवरसाइट स्ट्रॉन्ग की गई है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, रियल टाइम डेटा शेयरिंग है, तो कोई भी शेयरिंग यहाँ पर थर्ड पार्टीज के साथ नहीं की जाएगी। फैंटेसी ट्रेडिंग ऐप जो है जैसे कि लाइव प्राइसेस यूज कर लोग करते हैं, ये आपका यहाँ पर नहीं करना। एक दिन का अगर डिले है एजुकेशन पर्पज से है तो ये अलाउ किया गया है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इससे भी रिलेटेड आपका सेबी में क्वेश्चन भी आया था, प्लस मैंने आपको MCQ सीरीज में पढ़ाया भी था। इसके अलावा चार्जेस रिफॉर्म में आप देखते हैं कि स्लैब बेस्ड चार्जेस लगते थे पहले, अब ओवर चार्जिंग हो जाती थी इससे क्लाइंट्स में। तो अब बोला गया है कि भाई ट्रू टू लेवल प्राइसिंग होनी चाहिए, यूनिफॉर्म चार्जेस लगाने हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए लोअर कॉस्ट होनी चाहिए। तो अगर क्लाइंट 100 रुपए पे करेंगे तो MII को 80 रुपए मिलते हैं, इससे ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होगी। अपॉइंटमेंट जितने भी हमारे PIDs या की मैनेजरियल पर्सनल्स हैं, तो यहाँ पर इसमें सेबी का अप्रूवल चाहिए होगा, कोई भी कूलिंग ऑफ पीरियड सेबी नहीं देती है, बोर्ड डिसाइड करता है KMP अपॉइंटमेंट्स को। तो पूरा का जो पूरा सिस्टम है वो यहाँ पर एक एक्सचेंज की तरह काम करता है जब ट्रेड होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की तरह काम करता है जब रिस्क को हैंडल करना है, और स्टोरेज की तरह काम करता है तो यहाँ पर डिपॉजिटरी वाला रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको TSD मॉडल याद रखना है, ट्रेडिंग, सेटलमेंट एंड डिपॉजिटरी। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये आपका 5th चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया। लाइक करना वीडियो को, कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग IIFCL एंड सेबी का